हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा सतीश चंद्र जो बुक है, सतीश चंद्र जो बुक हमने स्टार्ट की थी मेडिवल इंडिया के लिए, उसी बुक का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जिसके अंदर हम इकोनॉमिक लाइफ से रिलेटेड बात करेंगे कि जो हमारी 9th सेंचुरी से लेकर जो 12th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के बीच में कैसा ट्रेड और कॉमर्स की जो लाइफ है, उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, इकोनॉमिक लाइफ किस तरीके से, कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ में हमारे ट्रेड के रिलेशन थे, यहाँ पे जो ट्रेड है उसको स्पॉन्सर करने के लिए जो पहले श्रेणीज हुआ करती थी, क्या वो श्रेणीज एग्जिस्ट किया करती थी। जिस तरीके से आप प्रेजेंट टाइप में हम बात करें, जिस तरीके से जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, क्या उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस थी इंडिया में, या इंडिया का कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ में उस समय में ट्रेड हुआ करता था। तो उन सब के बारे में यहाँ बात करेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे कि उस समय में जो डायनेस्टीज रूल किया करती थी, उन डायनेस्टीज का क्या रोल था, कौन से कंट्रीज़ के साथ में हमारा जो ट्रेड है वो डिक्लाइन हुआ और क्यों डिक्लाइन हुआ। तो उन सब जो पॉइंट्स हैं जो हमारे को अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उन सब के बारे में हम रीड करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्रीवियस चैप्टर्स की, तो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने जो बेसिकली जो त्रिपार्टाइट अलाइंस था, जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ करता था 3 डायनेस्टीज के बीच में, तो उसके बारे में जो कन्नौज के लिए बेसिकली हुआ करता था ये, तो उन 3 डायनेस्टीज़ के बारे में रीड किया हमने, गुर्जर प्रतिहार के बारे में रीड किया, पालाज के बारे में रीड किया, और राष्ट्रकूट डायनेस्टीज़ के बारे में रीड किया कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो मानेकहेड के अंदर उनकी कैपिटल थी, उसके जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर का क्या नाम था स्टूडेंट्स? दंती दुर्गा। ध्रुव है, दंती दुर्गा है, दंती दुर्गा फाउंडर थे। अगर इम्पोर्टेंट जो किंग्स हैं, जिसमें अमोघ वर्ष भी है और भी बहुत सारे जो किंग्स रहे हैं, उनके बारे में हमने देखा। हमने गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में देखा कि गुर्जर प्रतिहार में जो आदि वराह हैं, इसके बाद में किस तरीके से इस डायनेस्टी का रूल है जो आगे यहाँ पे कन्नौज के ऊपर पावर को टेक ओवर करते हैं। हमने पाल डायनेस्टी के बारे में भी देखा था, देवपाल के बारे में देखा। उसके बाद में किस तरीके से उन्होंने जो नई यूनिवर्सिटी हैं, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उसका इस्टेब्लिशमेंट किया। इसके अलावा जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी को किस तरीके से रिवाइवल किया था स्टूडेंट्स। नालंदा यूनिवर्सिटी का बेसिक जो फाउंडर थे वो तो गुप्ता डायनेस्टी के समय थे। गुप्ता डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो जो कुमार गुप्त हैं, वो रूलर जो थे वो उसके फाउंडर थे। तो इन सब जो पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हमने देखा। बाद में इनकी हमने सोशल लाइफ के बारे में देखा, किस तरीके से सामंत जो सिस्टम है, जो फ्यूडलिज्म का जो सिस्टम है वो ग्रो करता है, और वो जो फ्यूडलिज्म का सिस्टम है वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है, उन सब के बारे में हमने देखा। राजा कैसे कमज़ोर होने लगता है, तो कमज़ोर होने के साथ साथ अपने साथ सेना नहीं रखेगा। तो इन सब पॉइंट्स के बारे में अभी तक हमने देखा है। आज का जो हम चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं कि इनके बाद में, इन तीनों डायनेस्टीज़ के बाद में हमने चोल डायनेस्टी के बारे में देखा था कि चोल डायनेस्टी का जो रूल था, जिसमें विजयालय इसके फाउंडर हैं, फिर राजा चोल हैं, राजेंद्र चोल हैं, इन सब के बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ जो चोल डायनेस्टी के द्वारा गंगईकोंडा चोलापुरम उनको कहा जाता है, गंगा को उन्होंने क्रॉस किया था। तो इस तरीके की जो जो फैक्ट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, आप हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके अंदर आप जाके देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे कि जो इकोनॉमिक लाइफ है, वो ट्रेड एंड कॉमर्स का जो सिस्टम है वो किस तरीके से फ्लोरिश करता है हमारी 9th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में। बेसिकली हमने ये लास्ट की जो 11th सेंचुरी एंड 12th सेंचुरी है, इसके बारे में हमने रीड नहीं किया प्रॉपरली अभी तक, बट इसके बारे में हम अभी देख रहे हैं इकोनॉमिक लाइफ किस तरीके से थी, क्योंकि काफ़ी कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, काफ़ी कुछ ज़्यादा समझने के लिए है नहीं इस समय में। तो उसी लिए हम पहले इनको देखते हैं। इस समय में आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया के अंदर जो बेसिकली जो डायनेस्टीज रूल किया करती थी,
वो आपस में भी एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करती रहेंगी। एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करने के साथ साथ इस समय में आपको फॉरेन जो पावर्स हैं 11th एंड 12th सेंचुरी के समय में बाहर की जो ताकतें हैं, बाहर की जो पावर्स हैं, वो इंडिया के अंदर इन्वेड करती हुई आपको दिखाई देंगी। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रीड करेंगे, जो सतीश चंद्रा का नेक्स्ट लेक्चर है। अभी हम इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ, एजुकेशनल और रिलीजियस जो लाइफ है उनके बारे में देखेंगे। तो अभी जो ये लेक्चर है ये इकोनॉमिक लाइफ से रिलेटेड है। नेक्स्ट वहाँ पे सोशल लाइफ किस तरीके की थी उनके बारे में देखेंगे। स्टूडेंट्स, इन सब के बारे में क्यों देखना चाहिए? फर्स्ट इम्पोर्टेंट बात ये है स्टूडेंट, आपको पता होगा कि जो मेडिवल इंडिया में अब जो वॉर के बेस के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। अब इस तरीके से नहीं पूछा जाता कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी किन लोगों के बीच में हुआ था, या कोई भी जो लड़ाई है वो किन के बीच में हुई थी। तो वॉर के बेस के क्वेश्चंस अब यूपीएससी के एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। अब यहाँ पे पूछ लिया जाएगा वहाँ पे वुमेन्स की कंडीशंस काफ़ी ख़राब थी 8वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक। तो आप बताइए कि क्या सही थी या गलत थी। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स आपको आ जाएंगे कि सती प्रथा की जाती थी, कम्प्लीटली सती प्रथा के ऊपर बैन हो गया था, ट्रेड इंडिया फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में बिल्कुल ट्रेड नहीं करता था। तो इस तरीके के स्टेटमेंट आएंगे आपको सोशल लाइफ से, कल्चरल लाइफ से, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से। तो इन सब के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए, रेदर देन जो हम वहाँ पे वॉर बेस जो स्टडी करते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी कम पूछे जाते हैं प्रेजेंट समय में। तो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें 8वीं से जो 12वीं जो 800 से लेकर 1200 का ये पीरियड है। इस पीरियड में हमको देखने को मिलेगा कि इकोनॉमिक लाइफ और जो ये हमारी सोशल लाइफ है, जो हमारी पॉलिटिकल लाइफ है, इसके अंदर कुछ चेंजेज आएंगे। बट ये चेंजेज आपको मोर स्लोली आपको देखने को मिलेंगे पॉलिटिकल लाइफ के बजाय। पॉलिटिकल लाइफ में तो आपको पता है कि एक जो किंगडम है, एक किंग का दूसरे किंग से वॉर करना, वॉर के बाद में वॉर को हार जाना, तो दूसरा जो किंगडम है उसके अधीन हो जाएगा, जो जीत जाएगा वॉर के। तो बेसिकली पॉलिटिकल लाइफ में चेंजेस काफ़ी जल्दी आते हैं। इसके अलावा जो ये अगर हम बात करें कि जो सोशल लाइफ है, इन सब के अंदर जो चेंजेस हैं वो आपको काफ़ी स्लोली देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम बात करें कि मैनी ऑफ द अर्लियर फीचर विच एग्जिस्ट बिफोर द 9th सेंचुरी वो यहाँ पे कंटिन्यू होते हैं। इसके अलावा कुछ नए नए फैक्टर्स जो ऐड किए जाते हैं, जैसे लोगों के द्वारा यहाँ रहने का तरीका, वो ट्रेड करने का तरीका, नए नए एलिमेंट्स जो फाउंड होंगे सोसाइटी में। तो ये कुछ जो डिफरेंस आया है उन्हीं सब के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ट्रेड एंड कॉमर्स की, तो आपको नॉर्दर्न इंडिया में ये जो पीरियड है ये देखने को मिलेगा कि नॉर्दर्न इंडिया में यहाँ पे इंडिया का जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो कम्प्लीटली यहाँ पे स्टैगनेंट हो चुका है। इस पीरियड में आपने को देखने को मिलेगा कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स है इस पीरियड में कम्प्लीटली स्टैगनेंट एंड डिक्लाइन हो रहा है। स्टैगनेंट एंड डिक्लाइन होने के बिहाइंड में अगर हम बात करें, तो स्टैगनेंट एंड डिक्लाइन होने के बिहाइंड में जो मेन रीज़न ये है कि 7 से लेकर जो 12th सेंचुरी के पीरियड में ये जो सेटबैक इंडिया के ट्रेड एंड कॉमर्स को देखने को मिला, ये सेटबैक बेसिकली यहाँ पे रोमन एम्पायर का जो कोलैप्स हुआ, वेस्टर्न पावर में जो रोमन एम्पायर का जो कोलैप्स होता है, रोमन एम्पायर का जो कोलैप्स है यहाँ पे सबसे बड़ा एक रीजन उभरता है कि इंडिया का जो ट्रेड है, इंडिया का जो यहाँ पे बेसिकली कॉमर्स का जो सिस्टम है वो यहाँ पे डिक्लाइन होता है। नॉर्दर्न इंडिया की जो हमारी ट्रेड से रिलेटेड जो सिटीज़ हैं वहाँ पे जो ट्रेड होगा वो कम्प्लीटली डिक्लाइन होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इंडिया के अंदर में किसी भी समय में जो सोने और जो जो बेसिकली हम बात करें कि जो गोल्ड है, सिल्वर है, इससे रिलेटेड जो माइनिंग है वो कभी भी नहीं मिलती थी इंडिया के अंदर में। गोल्ड एंड सिल्वर का माइनिंग ना मिलने की वजह से हम कम्प्लीटली फ़ॉरेन ट्रेड के ऊपर में डिपेंड थे। फ़ॉरेन ट्रेड के ऊपर में हम यहाँ पे डिपेंड होंगे, फ़ॉरेन ट्रेड के ऊपर डिपेंड होंगे तो वहाँ से हम ट्रेड के एक्सचेंज के रूप में हमको ये मिलेगा। अब ये फ़ॉरेन ट्रेड यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है इस समय में, क्योंकि रोमन एम्पायर का कोलैप्स हो चुका है। तो रोमन एम्पायर का कोलैप्स होने की वजह से हमको यहाँ पे गोल्ड और ये जो सिल्वर है, जो प्रीशियस आइटम्स हैं, इनके अंदर में यहाँ पे इंडिया के अंदर डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो चुका है। इंडिया का जो
जो ट्रेड है वो यहाँ पे वेस्ट जो 2 एम्पायर हैं इनसे यहाँ डिक्लाइन होता है। उसके बाद में आपको यहाँ देखने को मिलता है कि यहाँ बेसिकली जो ईरान है, ईरान के अंदर भी जो इस्लाम का जो राइज होता है इसी समय में, तो ईरान के अंदर में इस्लाम का राइज होने के साथ साथ आपको देखने को मिलता है कि जो ओल्ड ईरान के वहाँ एम्पायर हुआ करता था, वहाँ भी आपको इंडिया का जो ट्रेड है वो यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ दिखाई देगा। जिसमें हम बात करेंगे जो टर्की का जो एरिया है, ये सब एरियाज़ यहाँ पे इस्लाम का राइज होने की वजह से यहाँ पे भी इंडिया का जो ट्रेड है वो आपको डिक्लाइन होते हुए देखने को मिलेगा। बट जब अरब एम्पायर जब राइज होता है, जब अरब एम्पायर जब अपने पीक पर पहुंचता है, जब नया एम्पायर होता है उस समय तो इंडिया का वहाँ ट्रेड नहीं होता है, बट जब अरब एम्पायर वहाँ राइज करेगा तो वहाँ पे आपको वेस्टर्न इंडिया से यहाँ पे आपको ट्रेड देखने को मिलेगा, एक्सपेंड देखने को मिलेगा। इसके बिहाइंड में अगर हम रीजन की बात करें कि जब अरब एम्पायर इस्टेब्लिशमेंट में आया उस समय में इंडिया का ट्रेड वहाँ नहीं हो रहा था। इंडिया के उस समय में जो डायनेस्टीज़ थी उनका इतना जो ट्रेड का जो एक्सचेंज है वो नहीं हो पा रहा था। उसके बिहाइंड में और बाद में वो फ्लोरिश करता है। इसके बिहाइंड में अगर हम रीजन की बात करें तो स्टूडेंट्स आपको जानकारी मिलेगी कि जो अरब से रिलेटेड जो पीपल्स थे इनको भी बेसिकली जो ट्रेड है उसका काफ़ी शौक हुआ करता था। सी फेयरिंग वाली जो ये एक्टिविटीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा किया करते थे। अरब एम्पायर्स के अंदर में काफ़ी कुछ एरिया हैं जहाँ गोल्ड की माइनिंग्स हुआ करती थी, वहाँ पे एम्पायर यहाँ पे आपको प्रोस्परस होता हुआ दिखाई देगा। तो इंडिया का फिर बाद में जो गोल्ड से रिलेटेड जो एक्सचेंज है वो अरब एम्पायर के साथ में स्टार्ट होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर आपको पता है कि जो गोल्ड की जो माइंस हैं, जो सिल्वर की जो माइंस हैं वो काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। प्रेजेंट समय में भी स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो गोल्ड तो बेसिकली इंडिया के अंदर लोग गोल्ड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पहनने के लिए, स्पेशल हम सदर्न इंडिया की बात करें। बट आपको पता हुआ है कि इंडिया के अंदर जो गोल्ड है वो जो मोस्टली जो गोल्ड है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है कोलार जो है, कोलार गोल्ड फील्ड माइंस हैं जो कर्नाटका के अंदर लोकेटेड हैं। उसके अलावा इंडिया के अंदर कंप्लीट इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा माइंस हैं नहीं। लार्ज स्केल पे जो किया जाता है वो कोलार के अंदर ही किया जाता है। तो ये सब आपको चेंज देखने को मिलेगा कि बाद में जो इंडिया का जो ट्रेड है वो ये आपको यहाँ पे बेसिकली जो अरब का जो एम्पायर है वो जो अपने पीक पे पहुँचेगा तो वहाँ पे आपको जो ट्रेड है वो देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा इसी समय में कंटिन्यू जो गोल्ड सिल्वर है वो अट्रैक्टिव प्राइस के रूप में होगा इंडिया के लिए फॉरेनर्स। इसी वजह से जो गोल्ड एंड सिल्वर है इंडिया में ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे जो फॉरेन पावर्स हैं वो इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर का ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस होने की वजह से। इसके अलावा इंडिया के अंदर में इन गोल्ड एंड सिल्वर को डेकोरेशन में भी यूज किया जाता था, चाहे वो टेम्पल का डेकोरेशन हो, काफ़ी कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं डे टू डे बेसिक लाइफ में, कोइनेज सिस्टम हो, उस समय में जो कोइन भी जो मिला करते थे वो सोने और चांदी के कोइंस हुआ करते थे। तो इस तरीके से आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो वो बेसिकली जो फॉरेन पावर्स हैं जो उनका जो पहले स्पाई सिस्टम हुआ करता होगा अटैक करने से पहले, वो इन्फॉर्मेशन जो उनको मिला करती होगी उसके अंदर बताया जाता होगा कि जो लोग हैं जो मंदिरों के अंदर गोल्ड लगाते हैं तो वो शो करता होगा कि एरिया कितना प्रोस्परस होगा, वहाँ के लोग कितने प्रोस्परस होंगे। इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो फॉरेन पावर्स हैं उनके द्वारा अटैक किया जाता है इंडिया के अंदर में। और आपको देखने को मिलेगा ये अटैक तो कंटिन्यू आपको देखने को मिलेंगे। सबसे लास्ट जो ब्रिटिश पीपल्स आए हैं उनके बाद में जो अटैक हैं वो कम्प्लीटली ज्योग्राफी चेंज हो गई, उसके बाद में तो पॉलिटी चेंज हो गई, इंडिया कम्प्लीटली सॉवरेन बन गया है, एक कंट्री बन गया है। ये भी काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले कितनी ज़्यादा जो डिफरेंट आपको यहाँ पे अलग अलग राजा देखने को मिलेंगे, राजा और रानियाँ देखने को मिलेंगी। हर 10-20 किलोमीटर के ऊपर अलग अलग किंगडम आपको देखने को मिलेगा। तो उस तरीके का जो चेंज आया है, इन सब के बिहाइंड में जो रीज़न था, बहुत सारी डायनेस्टीज़ का उस मेडिवल इंडिया के समय में अटैक करने का, बहुत सारे एनिमीज़ का इंडिया में आने का, तो उसके बिहाइंड में जो मेन रीज़न था वो गोल्ड एंड सिल्वर हुआ करते थे। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें वी हैव सीन हाउ ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड ग्रोइंग पावर अथॉरिटी ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स उसी समय में हमको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, बहुत सारे जो किंगडम्स हैं वो उस समय में पावर में आएंगे। उस समय में पावर में आने के साथ हमको देखने को मिलेगा कि जो सुपीरियर राइट है
लैंड के ऊपर में वो स्टील कुछ सेक्शंस को दिया जाएगा। उन्हीं सेक्शंस में हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो बंगाल है, जिसके अलावा अगर हम बात करें सिंध है, तमिल है, इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मण्स को रूलर्स के द्वारा इनवाइट किया जाएगा। उनको अपने एरिया में सेटल होने के लिए एक रेंट फ्री लैंड दी जाएगी। यहाँ इस रेंट फ्री लैंड के बारे में हमने पिछली जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में भी रीड किया था। वहाँ पे भी ऐसी जो रेंट फ्री लैंड जो ब्राह्मण्स को दी जाती थी, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, तो उसके बारे में हमने रीड किया था कि वो कौन सी लैंड हुआ करती थी। वो अनकल्टिवेटेड होती थी। मैनी ट्राइब्स हु वर द नोमैड्स के एंड द कैटल्स रेरर जो हुआ करते थे, फूड गैदरर्स, वो टू सेटल डाउन टू एग्रीकल्चर। इन एरिया में एग्रीकल्चर के लिए उनको सेटल डाउन किया जाता था। सच एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेशन फर्दर स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ द लोकल चीफ सामंत। लोकल पोजीशन जो होती है सामंत की, जो चीफ्स की, उनको ये स्ट्रेंथन करेंगी ये सब एक्टिविटीज़। आप देखिए कि जो किंग है वो इतना मजबूत नहीं रहता है। किंग को लड़ाई करने के लिए क्या चाहिए? सेना चाहिए। तो सेना चाहिए। इसके अलावा उसको हर रीजन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कुछ अपने लोग चाहिए। तो इस तरीके से किंग के द्वारा कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो लोग हैं, जो सामंत सिस्टम है, वो ग्रो करता है इस समय में। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसी समय में जो इम्पोर्टेंट इंटरनल ट्रेड के बारे में जो जानकारी है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर हम बात करें, इंडिया कम्प्लीटली डिवाइड था उस समय में। आप देखिए कि इंडिया में जो ब्रिटिश पीपल्स के समय ही कितनी यहाँ पे छोटी छोटी यहाँ रियासतें हुआ करती थी, छोटी छोटी रियासतें थी। तो उस समय में तो कितना यहाँ पे छोटा छोटा रियासतें होंगी, छोटे छोटे किंगडम्स होंगे। इस वजह से जो इंटरनल ट्रेड है उसकी जो कंप्लीट जानकारी है, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। उसकी कंप्लीट जानकारी आपको, अगर हम बात करें, हर किंगडम से हर किंगडम में ये जो जानकारी है ये वेरी करेगी। इसके अलावा जो सेल्फ सफिशिएंसी है, जो लोकल जो ट्राइब्स हैं, लोकल जो ट्रेड हैं, उनकी जो सेल्फ सफिशिएंसी है उसको यहाँ अचीव करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसी एरिया में हमको देखने को मिलेगा कि जो ट्रेड से रिलेटेड, जो यहाँ कॉमर्स से रिलेटेड जो गिल्ड्स हुआ करते थे, जिनको श्रेणीज बोला करते थे, जो संगाज बोला करते थे, बेसिकली ऐसे जो ग्रुप जो यहाँ पे जो ट्रेड हैं उसको यहाँ पे ट्रेड को बेसिकली बैलेंस किया करते थे, ट्रेड को कंट्रोल किया करते थे। तो उन सब का यहाँ डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा कि जो श्रेणीज हैं, जो गिल्ड सिस्टम है, जो संगाज हैं, उनका यहाँ पे डिक्लाइन होगा। बाद में इन संगाज का कुछ जो सब स्पीसीज़ के बीच में रिवाइवल आपको देखने को मिलेगा। जो रिवाइवल है वो बेसिकली यहाँ पे जो सब सेक्ट के रूप में देखने को मिलेगा। वो आपको जैसे आप देख लिए कि यहाँ पे जो आपको एक दूसरे टाइप की जो श्रेणी है उसका जो रिवाइवल है वो देखने को मिलेगा। तो इस जो श्रेणी है इसको बोला जाता था दयदासा श्रेणी। दयदासा श्रेणी बेसिकली एक सब कास्ट के रूप में उभरती है। यहाँ पे जो वैश्या सेक्ट था, जो वैश्या वर्ण के जो लोग थे, उनके लिए बेसिकली ये एक श्रेणी का काम करती है। श्रेणीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि श्रेणीज़ क्या होती हैं। श्रेणीज वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ट्रेड को कंट्रोल करती हैं, ट्रेड से रिलेटेड। प्रेजेंट समय में जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के जो यहाँ पे हम बात करें कि जो इनके एसोसिएशंस होते हैं, उसी तरीके जैसे एसोचैम है, फिक्की है, इस तरीके के जो एसोसिएशंस हैं, तो उस समय की ये एंशिएंट और मेडिवल इंडिया की जो एसोसिएशंस हैं, तो इनके अंदर यहाँ आपको स्टार्टिंग में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। बाद में इन्हीं का कोई सबसेक्ट, आप देखिए कि जो कम्प्लीटली जो ट्रेड किया करते थे, जो लोग हुआ करते थे, इनके अंदर कुछ सबसेक्ट के रूप में अलग अलग श्रेणीज फिर बाद में रीमर्ज होती हैं। तो उनके बारे में आपको यहाँ दिखाई देगा। स्टूडेंट्स, जो ट्रेड है उसके बारे में हमने देखा कि इनिशियल फेज में जो ट्रेड है वो डिक्लाइन होता है, क्योंकि रोमन एम्पायर के साथ हमारा ट्रेड हुआ करता था, ईरान में हमारा ट्रेड हुआ करता था। वहाँ जिन भी एम्पायर के साथ हमारा ट्रेड होता था वो दोनों के दोनों एम्पायर डिक्लाइन हो गए। उनके डिक्लाइन होने के साथ ही स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे जो नया मार्केट है उसकी ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेड करना है। इंडिया के लोगों को तो बेसिकली एक्सचेंज के ऊपर ही डिपेंड किया करते थे, क्योंकि इंडिया को स्पाइसी जो कंट्री ऑफ स्पाइस कहा जाता था, मसालों का शहर, मसालों का देश।
तो यहाँ से जो स्पाइस है वो यहाँ उन कंट्रीज़ को जाया करते थे, उनके बदले में इंडिया को यहाँ पे कुछ ना गोल्ड है, सिल्वर है, इस तरीके की कोई जो आइटम्स होते थे, प्रीशियस आइटम्स, वो मिला करते थे। तो इस वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो ट्रेड है वो डिक्लाइन हुआ। ट्रेड जो डिक्लाइन हुआ उसके बारे में आपको उस समय की जो बुक्स हैं जैसे धर्मशास्त्र है, इन सब के अंदर भी आपको जानकारी मिलेगी कि जो इंडिया का जो ट्रेड है वो कितना डिक्लाइन हो चुका था, कि कहाँ तक नहीं जाया करता था। तो इन सब के बारे में, उन ग्रुप्स के बारे में यहाँ आपको जानकारी मिलेगी। तो बैंस इसके अलावा उसी समय में जब यहाँ पे आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा ट्रेड का, तो वहाँ पे एक बात और निकल के आएगी। उस समय में जो किताबें लिखी जाती थी, किताबों में बता दिया गया कि समुद्र को क्रॉस करके जाना है वो कम्प्लीटली पाप है, सिन है एक। अगर आप इस तरीके का जो पाप है ऐसे अगर आप कर रहे हो तो आप कम्प्लीटली अपना जो धर्म है उसको आप इनवाइट कर रहे हो, एंटी जो धर्मा आप ऐसे एक्टिविटी कर रहे हो। पर इनको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था, क्योंकि आप देखिए कि उस समय में हमको जानकारी मिलती है कि बगदाद के अंदर में जो वेस्ट एशिया के जो मुस्लिम टाउन्स थे वहाँ पे इंडियंस की प्रेजेंस आपको देखने को मिलती है। इंडियंस की प्रेजेंस आपको यहाँ पे चाइना के अंदर भी देखने को मिलती है। उसी समय में इंडियंस की प्रेजेंस आपको उसी समय में देखने को मिलती है कि चाइना के अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के रूप में, कि बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो वहाँ पे रोल प्ले कर रहे थे अपना, वो अपना काफ़ी ज़्यादा जितना भी उनको इन्फॉर्मेशन थी वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में शेयर कर रहे थे उसी समय में। तो ये जो बेसिकली जो यहाँ पे कंट्रोल किया गया कि आपको जो समुद्र है उसको क्रॉस करके नहीं जाना है, तो उस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इतनी सक्सेसफुल नहीं देखने को मिलती हैं। बट इनके जो क्रॉसिंग ऑफ द सी के बारे में तो आपको जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जब लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, और वो आने के बाद में जब वहाँ पे आपको इंटरनल उनको कुछ जो आर्मी के अंदर रिफॉर्म करते हैं और वो अलाउ करते हैं लोगों को कि समुद्र क्रॉस करके आप जाइए, तो समुद्र को क्रॉस करना काफ़ी ज़्यादा वो जो सिन है उसके रूप में देखा जाता था इंडिया में। तो वो भी एक रीज़न था वहाँ पे जो सैनिकों की, जो सोल्जर्स की जो भावनाएं हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, उनको हर्ट करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो किया गया था। इसी के द्वारा आपको जो कम्प्लीटली बैन है वो आपको नहीं आपको द बैन ऑन द सी travel did not intervene with the growth of India's overseas trade with the countries of the Southeast Asia and China। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना की जो कंट्रीज़ हैं, चाइना जो देश है एंड साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपको जो ट्रेड है वो कम्प्लीटली ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। इसी एरिया में आपको स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा कि जो अरेबियन जो यहाँ पे ट्रैवलर्स हैं, अरेबियन जो ट्रेडर्स हैं, वो लोग चाइना डायरेक्टली नहीं जाया कर सकते थे। वो लोग चाइना डायरेक्टली इस वजह से भी नहीं जा सकते थे क्योंकि उस समय में आपको जो ट्रेड है वो करना, बेसिकली उस समय में जो सी विंड्स हुआ करती थी उन्हीं के ऊपर में जो ट्रेड है वो डिपेंड हुआ करता था। इसमें बेसिकली हम बात करें कि मानसून विंड्स जो हुआ करती थी, तो चाइना जाना उनके लिए फीजिएबल नहीं था। तो उनका बहुत सारा जो वो सामान है वो इंडिया के मालाबार कोस्ट तक आता था। मालाबार कोस्ट से चाइना के लिए सप्लाई किया जाता था, क्योंकि इंडिया का और चाइना का जो ट्रेड का रिलेशन है वो इस समय में आपको देखने को मिलेगा। इसी समय में आपको जब ट्रेड का रिलेशन देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पे बहुत सारी जो बुक्स हैं उनके अंदर में वहाँ उस समय का जो लैंग्वेज है, जो ट्रेड का एरिया है, जो ड्रेसेस हैं, जो कल्चर का सिस्टम है, वो आपको एक हरी सेना की एक किताब होती है भृत कथा कोसा। तो हरी सेना की इस किताब के अंदर में आपको वो वर्णन देखने को मिलेंगे उस समय में जो चेंजेज आएंगे। इसके अलावा इंडियन मर्चेंट्स इन द जो मैजिकल वाटर ऑफ द एरिया स्टोरीज विच बिकेम द बेसिस ऑफ वेल नोन स्टोरी ऑफ द सिंदबाद एंड द सेलर। द इंडियन मर्चेंट्स वाज ऑर्गेनाइज इन द गिल्ड। इंडियन मर्चेंट्स को यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ऑर्गेनाइज किया जाता है, और उसमें से कुछ फेमस जो गिल्ड्स हैं उस समय में जो हुआ करती थी उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। मनी ग्रामन है, नंदेसी है। तो इस तरीके के ये गिल्ड हुआ करते थे, इंडियन मर्चेंट्स के वहाँ पे गिल्ड बन के उभरे हैं। तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि उस समय में कौन कौन से गिल्ड्स आए हैं। तो इन जो गिल्ड्स हैं, जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मर्चेंट्स के जो यहाँ क्रिएट किए गए, इन्होंने एंटरप्राइज की जो स्पिरिट थी उसको शो किया, लोगों को इंगेज करने लगी, ट्रेड को यहाँ पे इंक्रीज़ किया जाने लगा। और इसके साथ में आपको इंडिया के जो ये बेसिकली जो टाउन्स हैं वहाँ पे सेंटर ऑफ द सोशल और कल्चरल लाइफ के रूप में उभरेंगे, ट्रेड के एक कॉमर्स के रूप में उभर के वहाँ सामने आते हैं। इनमें से कुछ जो इंडियन ट्रेडर्स हैं वो उन कंट्रीज़ के अंदर में जहाँ पे गए वहाँ सेटल डाउन हो गए,
उसने वहीं के लोगों का अपना जो वहीं शादी कर ली, वहीं पे फैमिली को इस्टेब्लिश कर लिया। तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो इंडियंस जब आपको वहाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि वहाँ की कल्चरल लाइफ के अंदर भी चेंज आएगा। इसी तरीके से आपको वहाँ पे जो साउथ ईस्ट एशिया के और यहाँ जो चाइना के कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ जिनके अंदर में इंडिया का जो पीपल्स हैं उनका ट्रेड हुआ करता था, क्योंकि वेस्टर्न साइड से जो ट्रेड है वो कम्प्लीटली डिक्लाइन हो गया, तो ईस्टर्न साइड में जो ट्रेड है वो ओपन हुआ। तो वहाँ पे जो लोग गए तो वहाँ की जो कल्चरल लाइफ के अंदर वहाँ सेटल डाउन होंगे। तो वहाँ जो इंडियन पीपल्स हैं उनके वहाँ पे आपको जो रिलीजियस सिंबल्स हैं वो सब देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि बुद्धिस्ट टेम्पल है जो जावा के अंदर उस समय में एक बना। इसके अलावा हिंदू टेम्पल है अंगोर को वाट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स की जब भी कोई डायनेस्टी के जो लोग हैं, जब भी कोई कल्चरल नए कल्चर के जो लोग हैं दूसरी जगह जाते हैं तो अपनी जो कल्चरल की आइडेंटिटी है, उनके रिलीजियस सिंबल्स हैं, उनके जो सेक्रेट यहाँ पे प्रैक्टिस हैं उनके रिलेटेड आपको एक्टिविटीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा सम ऑब्जर्व थिंग्स दैट द मटेरियल प्रोस्पेरिटी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लार्ज स्टेट्स वाज बेस्ड in large measures on the introduce of Indian techniques of irrigation of rice cultivation। तो राइस कल्टीवेशन के रिलेटेड जो टेक्निक है वो हमको वहाँ से हम उस समय में इंपोर्ट करेंगे, उस समय में हम लेके आएंगे। इंडिया के कुछ वहाँ पे चीफ पोर्ट हुआ करते थे, इसी में हमारा एक इंडिया के अंदर में एक पोर्ट हुआ करता था बंगाल के अंदर में। स्टूडेंट्स इन पोर्ट्स का जो नेम है वो आपको पता होना चाहिए जिनके थ्रू में ट्रेड हुआ करता था, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। जो ये बंगाल के अंदर में एक ट्रेड हुआ करता था, वो पोर्ट हुआ करता था इंडिया का। इसी बंगाल के पोर्ट के थ्रू में इंडिया का जो ट्रेड है वो वहाँ इन कंट्रीज़ के साथ में किया जाता था। तमरालीपति जिस पोर्ट को बोलते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशिया के जो यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं, जावा है, सुमात्रा है, चाइना है, इन सब के साथ में जो मलया है, मलेशिया जो जिसको स्वर्णद्वीप के नाम से जाना जाता था उस समय में, तो इन सब के जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ में जो ट्रेड किया जाता था वो हमारे यहाँ बंगाल के अंदर में एक पोर्ट हुआ करता था। इसी पोर्ट से जो तमलुक जो बंगाल के अंदर में था, तमरालीपति है, वहाँ से बेसिकली उस समय में इंडिया के जो चीफ पोर्ट के द्वारा ट्रेड किया जाता था। तो आपको इस पोर्ट का नाम पता होना चाहिए, मैच द कॉलम में डाल देंगे या आपको पूछ लिया जाएगा। तमरूला का पति जो एक वर्ड है, वो एक टर्म है जो मेंशन जाती है मेडिवल इंडिया में, तो क्या है वो। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट जो आपकी नॉलेज है उसी के बेसिस पे। तो आपको यहाँ पे जो चाइना की प्रॉस्पेरिटी है वो मेन इंडिया के साथ में जो इंडियन ओशन में उनका जो ट्रेड होता है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे वो सब बातें बताई गई हैं कि जो बेसिकली मालाबार का जो चाइना के लिए, चाइना को जो भी आइटम्स आपको चाहिए था वेस्टर्न एशिया से, वो जो सारा सामान है जो मालाबार कोस्ट तक आता था, क्योंकि उस समय में जो बेसिकली जो चाइना के जो ट्रेडर्स हुआ करते थे या अरब से रिलेटेड जो ट्रेडर्स थे उनके लिए बेसिकली चाइना जाना इतना फीजिबल नहीं था। तो उनका जो सामान है वो अरब मालाबार कोस्ट के अंदर आएगा। अरब्स का अपना सामान यहाँ पे से देंगे, जो चाइना को उनसे जो सामान मंगाया जाता था तो वो वहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ से लेके वो लोग चले जाएंगे। तो इंडियंस यहाँ बीच में एक एक्सचेंजर के रूप में वर्क किया करते थे। इंडियन जो ट्रेड सेंटर्स जो वहाँ पे क्रिएट हुए तो वो एक बेसिकली एक्सचेंजर के रूप में उस समय में थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखें कि द मेन जो सी पोर्ट है फॉरेन ट्रेड के लिए इन चाइना ड्यूरिंग द पीरियड वाज द कैंटोन या कन्फू नाम से, जिसको उस समय के जो अरब पीपल्स थे उसको कन्फू के नाम से बुलाया करते थे। बुद्धिस्ट स्कॉलर्स भी हैं जो इस समय में इंडिया से जो चाइना के लिए गए, काफ़ी ज़्यादा बुद्धिस्ट स्कॉलर्स गए हैं। वो तो पहले के समय में भी गए थे। हमने देखा कि हर्ष के समय में जो बुद्धिस्ट स्कॉलर आते थे वो सी के थ्रू ही गए थे, बहुत सारी अपनी नॉलेज लिखी गई। बाद में उस समुद्र के अंदर तूफान आ जाता था तो उनको अपना सारा जो किताबें हैं, जो सामान है, जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ लेके गए उनको फेंकना पड़ता है। तो इस तरीके से देखने को मिलता है कि जो इंडियन पीपल्स हैं उनके द्वारा तो काफ़ी फीजिएबल था चाइना के लिए जाना। इसके अलावा चाइनीज़ अकाउंट ऑफ स्लाइटली अर्लियर पीरियड टेल्स हमको बताते हैं कैंटोन रिवर के बारे में वॉज फुल ऑफ द शिप फ्रॉम द इंडिया, पर्शिया और अरेबिया से। जो चाइना के उस समय की जो किताबें हैं उनसे हमको जानकारी मिलती है कि इंडियन पीपल्स की वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था। इसके अलावा हिंदू टेम्पल्स के बारे में भी आपको देखने को मिलता है वहाँ पे।
द प्रेजेंस ऑफ इंडियंस इन चाइनीज सी टेस्टिफाइड बाय द जापानीज रिकॉर्ड विच गिव्स द क्रेडिट इंट्रोड्यूसिंग कॉटन इनटू द जापान। जापान के अंदर जो कॉटन है उसके इंट्रोड्यूस की बात की जाती है। इस आपको पता होगा जापान के अंदर जो कॉटन है उसका ट्रेड किया जाता है। ये हमने एनसीईआरटी की जो किताबें चल रही हैं हमारी ज्योग्राफी की, उसके अंदर हमने 8th क्लास की ज्योग्राफी में ये टॉपिक कवर किया है। ओसाका नाम की एक जगह है, जैसे हमारे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है अहमदाबाद को, उसी तरीके से ओसाका नाम की एक जगह है जो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भी ओसाका ट्रैक नाम से अभी कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर है। आपको पता होना चाहिए, डाटा शेयरिंग से रिलेटेड ओसाका ट्रैक है। उसी तरीके से ओसाका का नाम, उसी सिटी के ओसाका जो सिटी है उसको वहाँ पे टेक्सटाइल की जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इंडियंस को बेसिकली वहाँ कॉटन जो सेंड किया गया हो, तो वो जो वहाँ पे जापान के जो अकाउंट्स हैं, जापान की जो उस समय की किताबें हैं वो बताती हैं कि इंडियन लोगों के द्वारा उस समय में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया था वहाँ जापान के अंदर में बेसिकली। इसी समय में हमको यहाँ जो चोल एम्पायर है उसके जो राजा हैं उनके बारे में पता लगता है कि जो राजेंद्र वन हैं उनके द्वारा यहाँ पे एक्सपीडिशन किया गया था मलेशिया के लिए। तो ये यहाँ पे इंडिया की जो नेवल है, नेवल की प्रेजेंस को दिखाता है कि इंडिया की जो नेवल की प्रेजेंस कितनी अच्छी थी। एम्बेसी सेंड की गई थी उस समय में, यहाँ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुआ करते थे। तो ये सब यहाँ पे दिखाता है कि उस समय में डिप्लोमेटिक रिलेशन भी थे, नेवी भी काफ़ी अच्छी थी। तो नेवी अच्छी होने के बिहाइंड में यहाँ पे एक सबसे बड़ा रीज़न ये आता है कि जो टीक है, टीक की वजह से जो शिपयार्ड्स हैं उनका यहाँ पे बिल्डिंग हुआ। शिपयार्ड्स की उसकी जो टीक की जो लकड़ी होती है वो काफ़ी मजबूत होती है। तो उसके बारे में भी यहाँ शिप बिल्डिंग से रिलेटेड हमको यहाँ पता लगता है कि शिप बिल्डिंग से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया जो बेसिकली इतना शिप है, इतना ज़्यादा कोस्टल लाइन है इंडिया की जो किसी भी कंट्री के पास नहीं मिलेगी। तो इतना ज़्यादा कोस्टल लाइन होने की वजह से शिप के ऊपर में अपना कम्प्लीटली ट्रेड प्रेजेंस होने की वजह डिपेंडेंट होने के बाद भी इंडिया के अंदर जो शिप बिल्डिंग से रिलेटेड जो डाटा है वो काफ़ी लो लेवल का है। शिप बिल्डिंग इतना नहीं है, शिप बिल्डिंग में जो एक्टिविटी है वो इतना कम आपको देखने को मिलेगी। इंडिया शिप्स ग्रोजली गेव अवे द अरब एंड चाइनीज शिप्स विच वर बिगर एंड द फास्टर। वी आर टोल्ड दैट चाइनीज शिप्स वर सेवरली स्टोर हाई। चाइना की जो शिप हैं वो काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, इसके बारे में हमको यहाँ पता लगता है। बाद में इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ चाइनीज शिप्स वर यूज ऑफ द मेरीनर कंपास, ए इन्वेंशन विच लेटर ट्रेवल्ड फ्रॉम चाइना टू वेस्ट। ऑलरेडी इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। तो यहाँ पे जो इंडिया की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर यहाँ डिक्लाइन होना शुरू होता है, और यहाँ जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके अंदर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वेंशंस हैं उनका इंक्रीज होता है। क्योंकि आप देखिए कि इस समय में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया, इसकी अगर हम बात करें तो स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि इंडिया में उस समय में बेसिकली जो किंगडम्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। कोई भी सेंटर ऑफ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या इनोवेशन का सेंटर बन के उभरता है, उसके बिहाइंड में होता है कि वहाँ पे जो साइंस का जो इनोवेशन हो रहा है उसके बेसिकली उनको लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। लोगों को इंटरेस्ट डेवलप किया जा रहा है, जो नए नए स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट है या नहीं है। तो इंटरेस्ट नहीं भी होता तो इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है स्टूडेंट्स। नए स्टूडेंट्स इस तरीके से थे नहीं, लर्निंग सेंटर्स डिक्लाइन हुए हैं इंडिया के इस समय में। लर्निंग सेंटर जिसका मेन अगर हम बात करें कि एक ही जवाब अगर ये सभी चीज़ों का कि लर्निंग सेंटर भी डिक्लाइन हुए, रिसर्च भी डिक्लाइन हुआ, साइंटिफिक डेवलपमेंट है वो भी डिक्लाइन हुआ, तो उसके बिहाइंड में मेन रीजन्स ये था कोई स्ट्रॉन्ग एम्पायर का ना होना, कोई स्ट्रॉन्ग एम्पायर का ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंस ना होने की वजह से यहाँ पे जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ डिक्लाइन होगी। तो इंडियन जो ट्रेड है वेस्टर्न जो एरिया से यहाँ डिक्लाइन होगा विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना के साथ में इस 12th सेंचुरी के समय में ग्रो करेगा। और इसके साथ आपको देखने को मिलेगा कि साउथ ईस्ट एशिया की जो हमारे जो साउथ एशिया के जो हमारे जो रीजन हैं, साउथ एशिया में साउथ एशिया नहीं स्टूडेंट, साउथ इंडिया के जो रीजन्स हैं उनके अंदर में चाइना के साथ जो ट्रेड है वो डिक्लाइन करेगा। इसके साथ आपको एक बंगाल और एक गुजरात, यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं उनकी भी लिटिल बिट प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी कि वेस्ट एशिया के साथ में इंडिया का जो ट्रेड है वो डिक्लाइन होगा। साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ जो ट्रेड है वो ग्रो करेगा इसी सिस्टम में। और इंडियन जो शिप हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसका डिक्लाइन के बिहाइंड में रीज़न ये था कि मौर्याज के बाद में गुप्ता,
तो मौर्याज का ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंस था, गुप्ताज का ऑल ओवर प्रेजेंस था। मौर्य और गुप्ता के बाद में आपको ऐसी कोई डायनेस्टी नहीं देखने को मिलेगी जिसका ऑल ओवर प्रेजेंस हो, लंबे समय तक ऐसी डायनेस्टी रही हो इंडिया में। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा रीजन था, पॉलिटिकल रीजन, जो डिपेंड इसके बिहाइंड में ही वहाँ पे साइंटिफिक डेवलपमेंट है वो लैग रह जाता है, इंडिया का बैक रह जाता है। तो ये सब स्टूडेंट्स हमने ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में देखा कि ट्रेड एंड कॉमर्स का उस समय में क्या था। शिप बिल्डिंग का जो टीक का जो लकड़ी है वो यूज किया जाता था, वहाँ पे किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन से उनका डिक्लाइन हुआ, ऑर्गेनाइजेशन जो बनी वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो सबसेक्ट के रूप में बनी। इसी के साथ जो यहाँ बेसिकली बात करें स्टूडेंट्स, जो जैनिज़्म हमारा जो रिलीजन था जिसके ऊपर में कम्प्लीटली जो ट्रेडर लोग थे वो लोग ज़्यादा जुड़े थे उस रिलीजन के साथ में। उसके बिहाइंड में रीज़न ये था स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म है वो दोनों साथ साथ ग्रो करते हैं, साथ साथ यहाँ पे ओरिजिन करते हैं उस समय में। बट जैनिज़्म के साथ में इतने लोग क्यों नहीं जुड़ पाए? क्योंकि जैनिज़्म के अंदर कहा गया कि किसानों को भी बोला गया कि बुद्धिज़्म में तो बोला गया कि मध्यम मार्ग को फॉलो कीजिए, जैनिज़्म के अंदर कह दिया गया कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दिया गया है कि आप ऐसा कोई काम ही मत कीजिए जिससे जीव की हत्या हो, जीव का आप डेथ करो। जिसके अंदर बेसिकली यहाँ बताया गया है कि आप अगर किसान हो तो किसान बोले कि हम तो हल चलाते हैं तो ज़मीन के अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं वो आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरीके का हल चलाना नहीं बंद कर दीजिए, बट वो सर्वाइवल के लिए पॉसिबल नहीं था। इस वजह से जो जैनिज़्म है, जैनिज़्म से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जैनिज़्म के बिहाइंड में जो मैक्सिमम जो लोग हैं जो जैनिज़्म से जुड़े वो लोग थे ट्रेडर्स, जो ट्रेडिंग का काम किया करते थे। एग्रीकल्चर के लोग नहीं जुड़ेंगे, डाउन ट्रोडन जो लोग हैं वो नहीं जुड़ेंगे। वो बेसिकली उन लोगों की जो सर्वाइवल है उसके लिए तो वो सब इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब आप देखिए कोई स्लॉटर हाउस है, स्लॉटर हाउस में कोई आदमी है वो डेली जानवरों को काट रहा है, आप उसको बोलो कि ये सब छोड़ दी, वो उसके लिए बेसिकली सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वो ये सब नहीं करेगा तो फिर वो रहेगा कैसे, वो सर्वाइव कैसे करेगा लाइफ के लिए, रोटी जो खाने के लिए, जो बेसिकली रोटी कपड़ा और मकान जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, तो उन सब के लिए सर्वाइवल नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि इस समय में जब ट्रेड है उसका डिक्लाइन होगा तो जैनिज़्म के ऊपर भी इसका इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। ये सब भी आपको यहाँ पे बताया गया है ट्रेड की वजह से। तो स्टूडेंट्स ये हम रखते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स को यहीं तक। ये इन सब में हमने ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में देखा, हमारे उस समय के जो राजेंद्र चोल हैं उनके बारे में देखा कि उनके द्वारा एम्बेसी भेजी गई, वो दिखाती हैं कि वहाँ पे इंडिया का जो नेवल प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छा था। तो नेक्स्ट लेसन्स में हम सोशल लाइफ के बारे में, पॉलिटिकल लाइफ और कल्चरल लाइफ के बारे में और रीड करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे हमारा मेडिवल इंडिया का जो 10th एंड 11th सेंचुरी के अंदर किस तरीके से पॉलिटिकल चेंजेज आए उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड है, कैसे पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध होता है मोहम्मद गोरी का, बैटल ऑफ तराइन, और बैटल ऑफ तराइन के साथ शुरू होगा और वो पानीपत के पहले युद्ध 1526 तक चलेगा। तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।